नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में अपने नए चैप्टर मतलब जो चैप्टर चल रहा था उसी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। अब हम इस मेन चैप्टर पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने इस क्लास के अंदर कवर किया है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसी दौरान हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कैटालिस्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा आप एक एक बातों को कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना, अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। हमने बात की जो फिजिकल चेंजेज हैं, भौतिक परिवर्तन है, उनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में, केमिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कब? जब फिजिकल चेंजेज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हमने बात की कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन के अंदर दोनों में ही परिवर्तन आ जाता है। केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। फिर हमने बात की फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, वन साइड प्रोसेस होती है। फिर हमने बात की भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जबकि केमिकल चेंजेज होते हैं वो हमारे पास में परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। फिर हमने बात की ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेज कोई भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नए पदार्थ नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंजेज के दौरान नया पदार्थ बनता है। तो दोस्तों, जो रासायनिक परिवर्तन थे, जो केमिकल चेंजेस थे, उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट आता है कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने ऐसा देखा होगा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर पर हम अगर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। यह भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ चेंजेज कैसा हो रहा है, केमिकल चेंजेज। और केमिकल चेंजेज को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? जैसे और देखो, अंगूर के किण्वन से, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से हमारे पास में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जब अंगूर का किण्वन करवाते हैं तो इस प्रोसेस के द्वारा हमें क्या ऑब्टेन होता है, एल्कोहल ऑब्टेन होता है। जनरली एल्कोहल के बारे में एक बात और याद रखना, जो मदिरा होता है, हमारे पास में जो शराब होती है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। और एल्कोहल की बात करूं तो यहां पर हमारे पास में बनता है एथिल एल्कोहल। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। क्लियर? उसके अलावा मैं बात करूं भोजन का पाचन, जो भोजन का जो पाचन की जो प्रोसेस है वो भी एक हमारे पास में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि आपने देखा कि भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। हमारे जो भोजन के घटक होते हैं, जैसे उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज अम्ल, विटामिन, जल, इन सभी का पाचन अलग अलग एंजाइम के द्वारा अलग अलग स्थान पे होता है, जहां पर एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर? ये भी एक रासायनिक क्रिया है। फिर हमने बात की श्वसन। श्वसन भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। इसके बारे में भी आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास में होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और मैंने बात की ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सिंपल सी बात है, जो केमिकल चेंजेज होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब होता क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पुराने बॉन्ड होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जबकि कुछ नए बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है, या मैं कहूं कुछ न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक्स एंड सम न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्स। कुछ नए बंध बनते हैं। क्लियर? तो यहां हमने बात की।
अब देखो क्या होता है कि मैंने आपसे बात की कि जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और साथ में क्या बनते हैं, कुछ नए बंध बनते हैं। अब इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हम यहां से और कौन कौन से पॉइंट निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो अब होता क्या है, जैसे मान लिया मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है, एक क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आपके पास में ये है, आपके पास में जैसे A2 और B2 ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, A और B, क्या बना रहे हैं, A और B। क्लियर? इसी बात को मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं, जैसे ये A2 है जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये आपके पास ऐसे है A और A। क्लियर? इस B2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं B और B, मतलब B2 है, इसका मतलब ये दो B से मिलकर बना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पहले से क्या है, बॉन्ड है, पहले से बंध बना हुआ है। अब क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड है, वो टूट जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं B बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कुछ नए बॉन्ड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन, BF का मतलब यहां क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है। क्लियर? और जब इन दोनों के बीच में बंध टूट जाएगा और नया बंध बन जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, AB और AB। मैंने यही तो लिखा है, हमारे पास में AB कितने प्राप्त हो गए, 2 प्राप्त हो गए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब आपने देखा इन दोनों के बीच में पुराने बंध थे वो टूट गए और नए बंध बन गए, तो ये हमारे पास में क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद बना। क्या बना, उत्पाद। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक बोले तो हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वे होते हैं जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, या जिनके बीच में रिएक्शन होती है उन्हें कहते हैं हम क्रियाकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक। क्लियर? तो ये मैंने आपसे जनरली बात की। अब एक सवाल पूछा जाता है हमसे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन भाग लेते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन भाग लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है हमसे, कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, परमाणु। परमाणु बोले तो एटम भाग लेते हैं। अब हमारे पास में यहाँ काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं। तो अगर हमारे पास में जैसे ऑप्शन दे रखा है, अगर ऑप्शन हमें इस टाइप से दे रखा है कि बताओ कौन भाग लेते हैं, परमाणु। परमाणु को बोलते हैं एटम। फिर हमारे पास में मैंने आपको ऑप्शन दिया है अणु। अणु बोले तो क्या है, मॉलिक्यूल। फिर मैं आपसे बात करता हूं सी ऑप्शन कि आपको दे रखा है यौगिक। यौगिक बोले तो कंपाउंड, क्या, कंपाउंड। और अगर आपको डी ऑप्शन दे रखा है मिश्रण, और मिश्रण बोले तो मिक्सर। मिश्रण बोले तो मिक्सर। अगर आपको ऑप्शन इस टाइप से दे रखा है तो ध्यान से समझिएगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या है, एटम होगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये मैंने पॉइंट सीधा सीधा आपको लिखवा दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एटम है, अगर एटम के भी आपको मालूम हो, परमाणु होता है, उसके भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। अगर हमें ऑप्शन इस टाइप से देता है A, B, C और D। ए ऑप्शन दिया हमें इलेक्ट्रॉन,
जिसको ई नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। बी ऑप्शन है प्रोटॉन, जिसको हम पी पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास में न्यूट्रॉन, जिसको हम N0 लिख रहे हैं। और डी ऑप्शन है आपको मैंने बना दिया है फोटोन। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली बात, ये जो फोटोन होता है ना, फोटोन, ये किस में पाया जाता है? लाइट में। क्लियर? इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो फोटोन होता है ना वो किस में पाया जाता है? लाइट में, प्रकाश के अंदर पाया जाता है। क्लियर? प्रकाश में पाए जाने वाला कण क्या है? फोटोन है, जो प्रकाश के वेग से क्या करता है? गति करता है। इसकी स्पीड होती है ना, वेलोसिटी, वो लाइट के क्या होती है? इक्वल होती है। और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको पता है एटम होता है ना, एटम, उसका सेंटर वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जबकि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं? वर्ताकार कोश में या कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये तो एक मजबूत बंध के द्वारा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, उस मजबूत बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये तो कभी नहीं हिल सकते। क्लियर? तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि यही क्या है? सबसे भार है। तो अगर अटैक होगा तो सबसे भारी वाला ही जाएगा सबसे पहले। अगर हमारे देश पर कोई अटैक करता है तो सबसे पहले कौन भाग लेगा उस युद्ध के अंदर? उसके अंदर हमारे देश की सेना भाग लेगी, जो बॉर्डर पर है। पहले वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उस युद्ध से। तो वही बात, यहाँ बॉर्डर मतलब सबसे बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए याद रखना, कौन भाग लेंगे? इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। क्लियर? अगर मैं ऑप्शन इस टाइप से दूं तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी बात और समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में भी कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर? जबकि इस प्रोटॉन पर यहाँ चार्ज होता है इतना ही प्लस का। जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस का है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर प्लस का है। बाकी ऐसे कैसे क्या है? ये संख्या रहेगी 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर हमेशा 10⁻⁻19 ही रहेगा। क्लियर है? और यहाँ बस फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस। जबकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? 0 होता है। ये मैंने आपको आवेश बताया है। क्लियर? ये बात याद रखना। तो साथ साथ ये भी थोड़ा सा हमें बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए कि जो हमारे पास में परमाणु होते हैं उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो मूलभूत कण है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की 1897 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, नाम जबकि प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने दिया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज में जो देरी हो गई थी उसका रीजन यही है, इसकी न्यूट्रॉन नाम पड़ा है न्यूट्रल से। क्यों? न्यूट्रॉन की जो नेचर होती है वो उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। तो इसकी उदासीन प्रकृति ही इसकी खोज में देरी का कारण थी। क्लियर? चलो, यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, हमसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन से नियम का पालन होता है। तो दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है? पालन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोले तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है? पालन होता है, जिसे हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। क्लियर? दोस्तों, यह जो नियम था, यह नियम लेवोसिए नामक साइंटिस्ट ने दिया। और कब दिया? 1974 के अंदर दिया। ध्यान से समझिएगा, 1974 नहीं है, यहाँ ये 1874 के अंदर दिया। क्लियर? और ये जो नियम दिया है ये लेवोसिए ने दिया है। और लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये वही लेवोसिए है जिसने तत्व को, एलिमेंट को 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन किया था, 3 पार्ट के अंदर उसका क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। एक धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। क्लियर? तो याद रखना, वह क्लासिफिकेशन भी लेवोसिए ने ही किया था।
अब जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है वो हमें क्या कहता है, क्या समझाता है? वो कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो खत्म कर सकते हैं, न उसका विनाश कर सकते हैं, और न ही उसका सर्जन कर सकते हैं, बोले तो ना ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप अगर द्रव्यमान को न बना सकते हो न नष्ट कर सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। अभिक्रिया होने से पहले जो मास है और अभिक्रिया होने के बाद का जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यही नियम हमें शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कहता है कि अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम करता है, परमाणु करता है, और हम जानते हैं परमाणु को न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर परमाणु का या तो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन होता है, या उसका डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है, या फिर उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो कुल मिलाकर बात आती है कि ना तो हम नष्ट कर सकते और ना ही हम बना सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये भी हुआ जब द्रव्यमान बराबर है, इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले बोले तो तीर के निशान से पहले परमाणु की संख्या और तीर के निशान के बाद में परमाणु की संख्या क्या होती है? समान। जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो क्या रहेंगे? बैलेंस। और जब बैलेंस रहेंगे तो दोनों साइड का जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों साइड का द्रव्यमान अगर बराबर होगा तो वो द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करेगी, उसका पालन करेगी। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गया। एग्जाम में काफी बार सवाल पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन से नियम का पालन करती है, तो आप कहोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम का। दूसरा सवाल पूछ ले द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया, आप कहोगे लेवोसिए ने। तीसरा क्वेश्चन आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोसिए को। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तत्वों को धातु और अधातु के रूप में किसने वर्गीकृत किया, आप कहोगे लेवोसिए ने। फिर आपको कह दें कि किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक की साइड और उत्पाद की साइड किसकी संख्या समान होती है, तो आप कहोगे परमाणु की संख्या समान होती है। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे पालन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास में कोई एक रिएक्शन है कार्बन का दहन। जब कार्बन का दहन करते हैं तो मतलब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमारे पास में बनता है CO2 गैस। अब यहां देखो तीर के निशान से पहले का द्रव्यमान और तीर के निशान के बाद का द्रव्यमान समान होगा, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं तीर के निशान से पहले परमाणु की संख्या और तीर के निशान के बाद में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पहले से ही दोनों तरफ जो एटम है उनकी संख्या इक्वल है, अदरवाइज हम इक्वल करते, इक्वेशन को बैलेंस करते, जिससे हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। क्लियर? तो अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, जैसे हमारे पास में एक कार्बन है, उस एक कार्बन का जो द्रव्यमान परमाणु भार होता है वो होता है हमारे पास में 12। एक ऑक्सीजन का हमारे पास में होता है 16। तो ऑक्सीजन कितनी है? 2, और एक का ऑक्सीजन का कितना है? 16। चलो इक्वल। यहाँ कार्बन 1 है तो कार्बन का कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो देखो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए? 44। मान लिया इधर भी 44, दोनों साइड ग्राम में ले रहे हैं अपन, मात्रा मान लेते हैं, किलोग्राम में ले लो, लेकिन जनरली ग्राम में मान लिया। और इधर भी बोलो क्या है? 44 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद में दोनों तरफ एटम की संख्या भी समान है
और एटम की संख्या अगर समान है तो दोनों तरफ का द्रव्यमान भी समान है, और द्रव्यमान भी समान है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है, पालन होता है। क्लियर। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, यहाँ कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, वो कभी भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। कौन नहीं करती है? तो आप कहोगे न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन बोले तो नाभिकीय अभिक्रिया, और नाभिकीय अभिक्रिया मुख्य रूप से आप दो याद रखना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती हैं। क्या होता है यहाँ पर? विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक भारी नाभिक है, जब ये दो छोटे छोटे स्थायी नाभिकों में टूटता है तो इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब दो छोटे छोटे हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं तो आपके पास में बनता है एक भारी नाभिक, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्लियर। अब यहाँ मेन बात ये, अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान, बाद के द्रव्यमान में कमी आती है, बाद में अभिक्रिया होने के बाद में, टूटने के बाद में द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। और याद रखना, आइंस्टीन भाई साहब कहते हैं कि द्रव्यमान में यह जो कमी है, ये जो कमी है ना, वो किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है, एनर्जी में बदल जाती है। क्लियर। और यहाँ पर एक बात काम की सुनना कि जो नाभिकीय विखंडन है, इस नाभिकीय विखंडन पर ही याद रखना परमाणु बम आधारित होता है। आप याद रखना एटम बम किस पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और एक यहाँ आप और याद रखना, नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी, वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप क्या कहोगे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। जबकि जो आपके पास में हाइड्रोजन बम होता है, वो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरी बात आप याद रखना, सूर्य व तारों के क्रोड में, सूर्य व तारों के क्रोड के अंदर जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। क्योंकि सूर्य के क्रोड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, वो भी 71%। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके हीलियम में परिवर्तित होते हैं, तो एक तरीके का हाइड्रोजन चक्कर चलता है। क्लियर। तो यह बात भी थोड़ी सी याद रखने की, थोड़ा सा समझने की बात है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर। आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है, अभी हमने बात की कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है, द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है क्रिया कारक से उत्पाद बनते समय। तो द्रव्यमान में जो कमी आती है, ये कमी किस में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है। ये बात कौन कहते हैं? आइंस्टीन कहते हैं। और आइंस्टीन ऐसा भी कहते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में एक विशेष संबंध होता है, एक विशेष रिलेशन होता है, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बहुत बार पढ़ते हैं, E बराबर mc²। ये समीकरण हमें यही बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ ई हमें कहता है एनर्जी के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, और एम बोले तो मास, और मास बोले तो द्रव्यमान, और सी हमारे पास में होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश का वेग, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? ये वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये वेग किसने ज्ञात किया था? तो ये भी याद रखना, रोमर नामक साइंटिस्ट ने ये प्रकाश का वेग क्या किया था? ज्ञात किया था, जो एक डेनमार्क के थे। क्लियर। यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाए तो अपन 100 बोले तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इसने कहा कि ये जो द्रव्यमान है ये किस में बदल जाता है? ऊर्जा में। तो हम बात करते हैं,
जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान वो मापा जाता है एएमयू में। किसमें मापा जाता है? एएमयू में। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एक एएमयू के तुल्य या बराबर ऊर्जा कितनी होती है, तो आप कहोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमवी का मतलब है मेगा